जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपीएफसी ईओ स्लैश एओ का जो एग्जाम होता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये 2023 का पेपर है जिसमें हम थोड़े टफ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये जनरली बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स नहीं पढ़ते हैं। टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। अगर आप सिलेबस को देखोगे, नोटिफिकेशन को देखोगे, तो उसमें दो टॉपिक ऐसे हैं जो जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स पढ़ के नहीं जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम। मतलब ये पर्टिकुलर एक एग्जाम है जिसमें वो दो टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। वो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज, एक जनरल जो ऑडियंस है जो इस एग्जाम को देती है, अच्छा एग्जाम है, ग्रुप ए जॉब और ग्रुप बी जॉब है। तो इसमें प्रॉब्लम कहां आती है इस वाले टॉपिक में, और जो एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉ वाला टॉपिक है। ठीक है, तो मैंने उसमें बोला भी था कि मैं एक डेडिकेटेड मतलब एक सेशन लेकर आऊंगा लेबर लॉस को लेकर, जो कि आपको हेल्प करेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, अभी आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। देखो, इस सेशन में लगभग 14 क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस हैं। अब ये 14 क्वेश्चन जो है मैंने सिर्फ ये नहीं करा है, मतलब आप ये मान के चलो ये थोड़ा सेशन बड़ा होगा, क्योंकि इस सेशन में मैं क्वेश्चन के साथ जो वो कंसेप्ट है वो भी डिस्कस करूंगा, बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस करूंगा, उसके साथ के जो और कंसेप्ट हैं वो भी डिस्कस करूंगा। एक तरीके से ये क्लास है अकाउंटेंसी ऑडिटिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए उसके जो कंसेप्ट हैं, टॉपिक्स हैं, वो हमने कवर किए हैं। ठीक है, इसमें कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं जो सॉल्व करने हैं हमें, मतलब समझना है, न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व करने हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि हमारा विजन क्या है इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का, और आप किस पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी। अगेन देखो, हमारा ना एक बहुत बेसिक सा फंडा है। जब हमने टीम निष्ठा शुरू किया, दो तीन चीजें मैं हमेशा बोलता हूं कि एक तो हमें देश के कोने कोने तक पहुंचना है, क्योंकि आई वेयर हैव सर्व्ड इन ड्यूरिंग माय सर्विस टेन्योर इन बीएसएफ। सो फार फ्लंग एरियाज कुछ भी नहीं है। तो आई फील, आई थिंक, आई बिलीव कि टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रीच टू दोस किड्स ऑल्सो। उन तक भी क्वालिटी एजुकेशन ले जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट, ncrtquiz.com। और द आइडिया इज वेरी सिंपल कि भाई शुरुआत से ही बेसिक्स क्लियर होना शुरू हो जाए। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए एनसीईआरटीज पढ़ना इंपॉर्टेंट कहा जाता है, तो हमने चैप्टर वाइज टेस्ट पढ़ाए हैं। और अभी रिसेंटली हमने ये शो भी किया कि कैसे एनसीईआरटी क्विज के प्लेटफॉर्म से सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, सीडीएस का हो, सीएपीएफ का हो। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें, मतलब लाइक वो टॉपिक को पढ़ें, चैप्टर को पढ़ें, और उसके चैप्टर वाइज क्विज जाकर कर लें। ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। आई एम संदीप बंसल। माय प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जर्नी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये क्यों बताता हूं, वैसे मैंने कभी ये डिस्कस नहीं किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे जब पढ़ाई हो रही है, इस पे भी एक लॉ आने वाला है, या इस पे सोचा जा रहा है सरकार के द्वारा कि इसको रेगुलेट कैसे किया जाए, क्योंकि कोई भी जो है पढ़ा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, टीम निष्ठा प्लेटफॉर्म भी है। सो वी आर रनिंग टू प्लेटफॉर्म्स, टीम निष्ठा ऑल्सो। सो वहां पर आपको अगर जनरल स्टडीज, फंडामेंटल बेसिक से पढ़ना है, तो आपका सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। और आईबीएसीआईओ का डेडिकेटेड कोर्स है। सारी चीजें टीयर 2 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। चलो फाइनली हम शुरुआत करते हैं सेशन की। सो वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स is subject to wide fluctuations. A provision is created against fluctuation in value of investment based on the convention of। समझ लेते हैं पहले क्या है। देखो, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के, सपोज इन्फोसिस के 1 लाख शेयर्स हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं। ठीक है, और एबीसी कंपनी मान लेते हैं, चलो फिर इन्फोसिस में आप कहोगे इतने रुपए का शेयर है, ये है वो है। 1 लाख शेयर है और 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितना हो गया, 1 करोड़। तो आपकी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। बट कल को ट्रम्प भाई साहब ने कुछ कहा, वो शेयर्स नीचे आ गए, 98 रुपए पे रह गए, तो सीधा वो 98 लाख हो गया, सीधा एक दिन में 2 लाख का नुकसान। ठीक है,
तो या फिर एक दिन में बहुत अच्छा हो गया कि जी कंपनी की बड़ी ग्रोथ आ रही है, बड़ा पिछला क्वार्टर बहुत अच्छा गया तो एकदम 3% शेयर 4% शेयर एक ही दिन में ऊपर चले गए, आपका सीधा 4 लाख का प्रॉफिट। तो इस ये फ्लक्चुएशन जो है, ये फ्लक्चुएशन क्या है? ये अनरियलाइज्ड गेन है या अनरियलाइज्ड लॉस है। अनरियलाइज्ड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक्चुअल में लॉस हुआ नहीं है। लॉस शेयर्स में गेन या लॉस कब होता है? जब एक्चुअल में आप शेयर को खरीदते हो या बेचते हो। मान लो आपने कहा कि जी मेरे लॉस हो गया, लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ वो 1 करोड़ जो दिखा रहा था वो 98 लाख हो गया, 98 लाख हो गया। जब आप एक्चुअल में बेच रहे हो उस दिन 98, मतलब जो 98 रुपए का शेयर बेच रहे हो और 1 लाख शेयर बेच रहे हो और 98 लाख रुपए आपको आया, कल आपने 1 करोड़ में खरीदे थे, 2 लाख का तब लॉस हुआ, अदरवाइज वो अनरियलाइज्ड लॉस है। अब होता क्या है कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में, तो उसमें एक फ्लक्चुएशंस होंगी, आपने आज ले लिया कल ऊपर नीचे, ये रोज का खेल है। एक प्रोविजन क्रिएट किया जाता है इस फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट में, ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उसको क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, कंसिस्टेंसी। अब बहुत सारे स्टूडेंट को, ट्रस्ट मी, ये चारों ही टर्म्स जो हैं बाउंस कर गई होंगी। पहले हम इन चारों टर्म्स को समझते हैं, फिर हमें दोबारा, मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया, ठीक है, क्वेश्चन का एक ब्रॉड बेस समझा दिया। मैंने आपको पहले ही कहा है कि सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, बट हमें ये सारी चीजें समझनी है, ये चारों टर्म समझनी है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, वर्बैटिम क्वेश्चन में रिपीट हो तो कम चांसेस हैं, बट हमें अगर ये कंसेप्ट पता होगा, ये चारों टर्म्स पता होंगे, वी वुड बी एबल टू आंसर इन द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन हॉल। कंजर्वेटिज्म, फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी एंड कंसिस्टेंसी, चारों को देखते हैं। ठीक है, इसका कंजर्वेटिविज्म आंसर है। कंजर्वेटिज्म क्या है? प्रूडेंस। ये क्या कहता है? एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक है, मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट मान के ही मत चलो, ठीक है, आप ये मत सोचो कि प्रॉफिट होगा, बट हाँ लॉस को एक एक मतलब, ये कहा भी जाता है, आपने ये कई बार इन्वेस्टमेंट एडवाइस में भी सुना होगा कि भाई आप उतने के ही, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू रिस्क, मार्केट रिस्क, है ना, रीड ऑल कंडीशंस केयरफुली, आखिरी में आता है। अच्छा, उसमें यह भी कहा जाता है कि भाई आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि आपको परेशानी ना हो, आप अपना ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट ना कर दें, मतलब अपने सारे एसेट्स उसमें इन्वेस्ट ना कर दें, ऐसा हो कि भाई एकदम मार्केट डाउन हो जाए और आपको कल को पैसे की जरूरत हो और आपके पास पैसे ना हो। ठीक है, तो हमेशा थोड़ा सा अमाउंट ही उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये नॉर्मली एक एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एक आम कॉमन इन्वेस्टर के रूप में ये हम एडवाइसेस सुनते हैं, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत समझते हो, जानते हो या इन्वेस्ट करते हो। सो व्हेन शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट, फ्यूचर लॉस इन वैल्यू इज पॉसिबल बट प्रॉफिट इज अनसर्टन। सो देयरफॉर कंपनीज क्या करती हैं? एक प्रोविजन क्रिएट करती हैं टू कवर फॉर पॉसिबल लॉस इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ठीक है जी। सो दिस इंश्योर्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आर नॉट ओवरस्टेटेड एंड लायबिलिटीज एंड रिस्क आर फेयरली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो वो एक सोच के चलती हैं कि अगर इतना लॉस हो गया, ठीक है, और हमारे पास हमें इतनी सैलरीज भी देनी है या हमने कोई डेट ले रखा है, ठीक है, डेट है तो उस पे हमें जो ब्याज देना है या उस प्रिंसिपल अमाउंट को चुकाना है, तो उन सारी चीजों को ना मैनेज करके चला जाता है। ठीक है ना, मतलब आप, इट इज, आई होप द बेसिक प्रिंसिपल इज दिस ओनली। ये जो पॉइंट लिखा है, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर लाइक ऑल पॉसिबल लॉसेस। अब आते हैं बाकी टर्म्स पे, फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, कंसिस्टेंसी। फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? सारी चीजें बतानी ना, फुल डिस्क्लोजर। ओके, ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, कंटीजेंट लाइबिलिटीज, अकाउंटिंग पॉलिसी, सारी चीजें कि भाई ये हमारी लाइबिलिटीज हैं। कहा भी जाता है कि कंपनी को, कि जब वो आईपीओ आए, इनिशियल पब्लिक ऑफर आए, तो आप फुल डिस्क्लोजर रिपोर्ट जरूर पढ़ो या फुल डिस्क्लोजर देना चाहिए। ठीक है, टू बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बताता है इन्फॉर्मिंग यूजर्स क्लियरली रादर देन क्रिएटिंग द प्रोविजंस। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कंपनी है, कंपनी साथ साथ में आपको ये भी बता रही है कि हमारी कंपनी पे इतने इतने लॉ सूट्स हो रखे हैं। लॉ सूट्स मतलब इतना केस कर रखा है, किसी ने, मान लीजिए आपकी सर्विस में डेफिशिएंसी थी, किसी कंपनी ने आप पे केस कर दिया, आप कंपनी हो, एबीसी लिमिटेड कंपनी है सपोज, और किसी दूसरे कंपनी ने या क्लाइंट ने, ठीक है, इंडिविजुअल क्लाइंट ने आप पर केस कर रखा है। अब ये सारी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती हैं, ध्यान रखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आ गया ना कि आपका
लाइक रेवेन्यू कितना है, आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है, ठीक है, आफ्टर टैक्स आपका प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीजें आती हैं। बट उसमें ये सारी चीजें भी मेंशन हो, वो होता है फुल डिस्क्लोजर। सो इट डज नॉट जस्टिफाई क्रिएटिंग प्रोविजन अगेंस्ट वैल्यू फ्लक्चुएशन। इसका वैल्यू फ्लक्चुएशन से ऊपर कोई लेना देना नहीं है, इट इज जस्ट एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। बट आप यहां तक स्टेटमेंट मान के चलिए, ठीक है, फुल डिस्क्लोजर। तो कंपनी अपने बारे में सारी चीजें आपको बता रही है। इट इज लाइक ए शादी हो रही है, ठीक है, तो शादी होने पे जो है, एक तो हो गया लड़का लड़की एक दूसरे को देख रहे हैं, अच्छा हाँ, लड़की वाले का परिवार कैसा है, लड़के वाले का उसकी जॉब कैसी है, दोनों की जॉब्स कैसी हैं, हो गया। बट लड़के पे केस हो रखे हैं, जैसे कहते हैं पर्चा दाखिल हो रखा है, कुछ भी कॉलेज में मार पिटाई का या कुछ भी रोड रेज का, तो वो चीज भी बताई जा रही है। फुल डिस्क्लोजर कि हाँ भाई हम ये 2 केस चल रहे हैं जी, ठीक है, एक रोड रेज का केस हो गया था, वहां पे लड़ाई हो गई थी, ये है, ठीक है, समझने के लिए। ओके, मटीरियलिटी सेज दैट ओनली आइटम्स दैट आर सिग्निफिकेंट इनफ टू इफेक्ट डिसीजंस ऑफ यूजर्स। मटीरियल, जो मटीरियल रखती हैं चीजें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप कह रहे हैं कि जी ये घर ना 1 करोड़ का है, घर फ्लैट कुछ भी समझ लीजिए। अब ये 1 करोड़ का फ्लैट है, बट उस फ्लैट में आप रह रहे हैं, तो उसमें आप भाई बेड को यूज कर रहे होंगे, टीवी फ्रिज एसी उसको भी यूज कर रहे होंगे, और बहुत छोटी छोटी आइटम्स यूज कर रहे होंगे। तो आपसे पूछा गया कि एसेट्स क्या हैं, तो आपने एक तो ले लिए फ्लैट का जो मैंने कहा 1 करोड़, पर एक कुछ बड़ी आइटम्स भी हैं जैसे टीवी फ्रिज एसी बेड, बट छोटी छोटी आइटम्स भी होंगी, ठीक है, छोटी छोटी आइटम्स होगी। आप हो सकता है उन छोटी आइटम्स के कॉस्ट को काउंट ना करो कि यार अब आप कह रहे हो कि जी एक पिन है, ठीक है, एक धागा है, छोटी चीजें हैं जो, उनका आप अपने उसमें अकाउंट में नहीं ले रहे हो। ओनली आइटम्स दैट आर सिग्निफिकेंट इनफ टू अफेक्ट द डिसीजन ऑफ यूजर शुड बी रिपोर्टेड सेपरेटली। राउंडिंग ऑफ अमाउंट्स और इग्नोरिंग द ट्रिवियल एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे कि कई बार होता है ना कि आप कुछ सामान खरीदने गए, उसमें ऑफ मिला, तो फिर वो कहेगा कि सपोज उसने कहा कि 1668 रुपए 85 पैसे, ठीक है, वो तो अपने अकाउंट्स में पूरा दिखा रहा है, पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 61669 करके आपको बोलेगा राउंड ऑफ आपको इतना पे करना है, ठीक है। अब मतलब वो ऐसा 15 पैसे है, ऐसे 100 कस्टमर हैं पूरे दिन में, या 1000 कस्टमर हैं, तो कितना की अमाउंट का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, तो 100 150 250 या कुछ ऐसा फर्क पड़ेगा, तो उसको वो बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, उसको आप नहीं मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। सराउंडिंग ऑफ ये हो गया आपका मटीरियलिटी। या जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, तो घर में आपने एसेट्स देखने हैं, तो आप मोटे मोटे एसेट्स देख रहे हो, अब बहुत छोटी छोटी चीजों को आप उसमें काउंट नहीं कर रहे हो। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या है, सेम अकाउंटिंग मेथड्स और पॉलिसीज यूज हो रही हैं ईयर आफ्टर ईयर। देखो इसमें एक बेसिक फंडा होता है कि भाई जब भी आप किसी चीज के बारे में जो अकाउंटिंग मेथड्स यूज कर रहे हैं, ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये बिजनेस लंबा चलेगा। ये ऐसा नहीं कि आज बिजनेस खोला या कल बंद हो जाएगा, या 1 साल बाद या 2 साल बाद बंद हो जाएगा। ये उम्मीद की जाती है कि ये लंबे समय तक चलेगा। तो एक सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है ताकि कंपेयर कर सके हम फ्यूचर में, ठीक है। सो यूजिंग द सेम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ईच ईयर, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। तो ये अगेन क्वेश्चन को बता रहा है, जैसे कि आपने गाड़ी ली, गाड़ी 10 लाख की ली, ठीक है, और गाड़ी की से लाइफ 10 साल है, तो 10 साल है, 10 लाख की गाड़ी है, 10 साल बाद वो गाड़ी जीरो हो गई, तो हर साल आप उसकी 1 लाख रुपया डेप्रीसिएशन कर रहे हैं। मतलब हर साल आप क्या दे रहे हैं, जैसे आज 10 लाख की गाड़ी ली, तो 5 साल बाद वो 10 लाख की नहीं है ना, 5 साल बाद वो 5 लाख की है गाड़ी, तो आपने हर साल 1-1 लाख रुपया उसमें डेप्रीसिएशन करते गए। तो आपने उसको क्या रखा, ये फॉलोइंग द सेम अकाउंटिंग मेथड एंड पॉलिसीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं दोबारा से इस क्वेश्चन पे। तो फ्लक्चुएशंस को जो है मैनेज करने के लिए हम इस कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस को यूज करते हैं, ठीक है। उसका मकसद यही है कंजर्वेटिव होके चलना, है ना। वो हमारी कहावतें भी ऐसी हैं कि जितनी चादर है उस तरीके से पाँव पसारना, या अपना थोड़ा एसेट्स को देख के आप खर्च खर्च करें, ठीक है। मिडिल क्लास वैल्यूज में बहुत ज्यादा ये सिखाया जाता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि लॉसेस को भी, एक पॉसिबल लॉसेस को भी आप कैटर फॉर करके चल रहे हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज नॉट कवर्ड इन ऑडिट, ठीक है। कौन सी चीजें ऑडिट में कवर नहीं होती हैं। देखो 2 चीजें होती है, एक अकाउंटिंग एक ऑडिट,
है ना। जैसे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, सीजीए है, एक सीएजी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, है ना, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। अब एक का काम है अकाउंट्स को प्रिपेयर करना, और ऑडिट का काम क्या है, ऑडिट का काम उसको चेक करना कि भाई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपने फॉलो किए या नहीं किए, क्या कहीं गलती है, कहीं कोई कोई एंट्री आपने गलत हेड में तो नहीं डाल दी, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दिया, ठीक है, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था कैपिटल एक्सपेंडिचर में शो कर दिया। तो ये जो है ये काम कौन करता है, ऑडिट करता है, ठीक है। अब एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। अब बेसिक अगर आप ये अकाउंट्स और ऑडिटिंग में डिफरेंस समझ गए, वैसे मैं लेकर आया हूं स्लाइड, ठीक है, तो आपको ये क्लियर समझ आ रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स किसका काम होना चाहिए, ये अकाउंटेंट का काम होता है, ये अकाउंटिंग है ये, ठीक है। रिपोर्टिंग टू द एप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी, हाँ कोई गड़बड़ हुई है, गलत अकाउंटिंग हुई है, तो आप जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसको बताएंगे कि हमने ऑडिट किया। जैसे सीएजी की रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं, फिर वो पार्लियामेंट में रखते हैं, उसमें होता है कि भाई ये गड़बड़ियां पाई गई, इसको सुधार किया जाए, ठीक है। तो रिपोर्टिंग टू अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी, वेरिफिकेशन ऑफ द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, वेरीफाई करना कि जो ऑथेंटिक ट्रांजैक्शंस हैं और वैलिड ट्रांजैक्शंस हैं। ये कई बार आपने सुना होगा कि सरकारी दफ्तरों में फर्जी बिल लगाए गए जी, कहीं घूमने गए ही नहीं, वो फर्जी सारी काम कर लिया, कोई परचेज हुआ ही नहीं है, फर्जी बिल बनवा दिया। तो वो सारी चीजों को वेरीफाई करने का काम भी ऑडिटर का होता है। तो ये आपका काम, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये वाला काम जो है अकाउंटेंट का है, ठीक है, और ये काम आपके तीनों क्या हैं, ऑडिटर के हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ गया, बी। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। प्रिपरेशन, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट स्लैश मैनेजमेंट। ऑडिटर जॉब इज टू एग्जामिन, वेरीफाई एंड रिपोर्ट व्हाट हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड। ओके, सो एग्जामिनेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये ऑडिटर चेक करता है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने बताया था वो फॉलो हो रहा है या नहीं, कि अपना ही कोई अकाउंटिंग सिस्टम इन्होंने बना लिया, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल आर रिलायबल, स्ट्रॉन्ग एंड फ्री फ्रॉम लूप होल्स। अगर कुछ उनको लगता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में गड़बड़ है तो वो बताएंगे भी कि आपको ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑडिटर्स प्रिपेयर, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसकी एक मेमोरी टिप है, याद रखना, अकाउंटेंट प्रिपेयर्स, ऑडिटर वेरीफाइज। वैसे तो बहुत सिंपल है बट फिर भी, अकाउंटेंट प्रिपेयर्स, ऑडिटर वेरीफाइज। ओके, ठीक है। इसमें ना एक और है, जो जो अकाउंटेंट है वो क्या क्या चीजें नोट करता है। एक है आपका लाइक जर्नल। जर्नल क्या है, फॉर बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ऐड इसलिए किया है क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में ना ये चीजें आएंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है ये। फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज ऑर्डर, ठीक है। तो एक चीज में जर्नल में आप सारी चीजें लिख रहे हैं, जर्नल को आप ऐसे जर्नल की तरह ही समझ लो कि भाई एक आपने मतलब लाइक फौज में या पुलिस में आप देखते हैं कि एक ना एक एंट्री होती है, उसमें पूरा मेंशन होता है डेट वाइज कि आज ये हुआ, इतने लोग पेट्रोलिंग पे गए, इतने आए, सारी चीजें आप डेट वाइज। वैसे अकाउंटिंग में इतनी ट्रांजैक्शन आई, ये इतना पैसा गया ना, डेट वाइज लिखा हुआ है, इसको गया, ये इंटरेस्ट अमाउंट चला गया। जैसे आप आपका बैंक अकाउंट में आप जाते हैं, सेविंग अकाउंट देखते हैं, तो सेविंग अकाउंट में होता है ना कि इतना क्रेडिट, इतना डेबिट, या कोई ईएमआई जानी थी, वो सारी चीजें डेट वाइज ट्रांजेक्शंस। सो टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन विद प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये है आपका जर्नल। नेक्स्ट आपका लेजर, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। सो जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है इनटू इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है। इंडिविजुअल अकाउंट में वो इट इज लाइक के आखिरी में जब आप अपने पूरे, आप अपने पेरेंट्स, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं तो अदरवाइज आप पेरेंट्स से पूछिए कि भाई पूरे साल की वो जब रिटर्न भरते हैं तो एडवोकेट को, इनकम टैक्स एडवोकेट को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हैं, तो वो पूरा क्लासिफाई करता है कि इतना आपको इंटरेस्ट आया, आपके बैंक में पैसा था उसका ब्याज आया, इतना आपकी सैलरी आई, इतना कोई और इनकम जो भी था, डिविडेंड मान लो कम शेयर्स ले रखे हैं आपने, उसका डिविडेंड आया, और इतना डेबिट, इतना आपने खर्चा किया, ठीक है। तो उसका वो फिर वो क्लब करता है, क्रेडिट को अलग करता है, बैंक इंटरेस्ट को अलग करता है, डेबिट को अलग करता है, खर्चे को अलग करता है,
ठीक है। सो टू नो द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, वैसे ही कंपनी का है, ठीक है। कंपनी देखिए भाई कैश अकाउंट में क्या है, सेल्स अकाउंट में क्या है, परचेज अकाउंट में। सो कैश लेजर विल शो ऑल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ कैश टू फाइंड इट्स क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो एक अलग अलग क्या है आपका लेजर, तो ये हो गया आपका बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अ स्टेटमेंट लिस्टिंग ऑल लेजर बैलेंसेस, जितने लेजर बैलेंसेस हैं डेबिट और क्रेडिट एट अ पॉइंट इन टाइम। ये बेसिकली क्या करता है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, भाई जितना पैसा आया और जितना पैसा गया वो बराबर होना चाहिए भाई। इट इज लाइक कि इतना पैसा आया, इसे इतना खर्चा हो गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, इतना बैंक में पड़ा है, तो वो बैलेंस होना चाहिए ना। वो जैसे 31 मार्च को किसी भी बैंकर को फोन कर लो, मार्च या आखिरी 10 दिन में किसी भी बैंकर को फोन करो, यार भाई साहब टाइम नहीं है, ठीक है, अरे सब क्लोज करना है 31 तारीख को, तो वो क्लोज किया जाता है। तो यही है वो बेसिकली, ठीक है, कहानी सारी चेक किया जाता है, ठीक है। टू सर्व एज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 2 columns डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स व्हिच मस्ट एग्री। Okay, now this is it. So all transactions chronologically, account wise classified record, balances of all ledger accounts. So in simple words, general daily diary of transactions and notebook of each subject और trial balance summary sheet है आपका of to ensure जो है books tally करती हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग है, ये सेकंड स्टेप है, ये आखिरी स्टेप है बैलेंस करने के लिए। ओके, 2 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, बट हमने 2 क्वेश्चन के बहुत सारे कंसेप्ट्स को भी समझा है, प्लीज ये ध्यान रखना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स अ स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। वो कह रहा है कि कौन सा इन चारों में से स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट तय करता है और गाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। अच्छा, अब आप देखो ऑप्शन में एक ऑडिट प्लान भी है। अब वो कह रहे हैं कि कौन है जो सेट करता है और उससे फर्दर ऑडिट प्लान डेवलप होता है। तो ऑडिट प्लान आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सवाल ये भी आता है कि ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या है, कंप्लीशन मेमोरेंडम क्या है, तो इस सब को देखते चलते हैं। आंसर है आपका ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। अब चारों ऑप्शंस को समझेंगे हम यहां पर, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ऑडिट स्ट्रेटजी ये बताता है स्कोप, टाइमिंग। मैं आपको ना इसका सिंपल भाषा में समझाता हूं जो आपको हमेशा के लिए याद रहे। पहला ऑडिट प्रोग्राम क्या है, डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ऑडिट टीम को बताता है कि क्या करना है ना क्या नहीं करना, ठीक है। प्रोसीजर टू परफॉर्म, हाउ टू परफॉर्म देम एंड हु विल डू देम। इसको एक मैंने ना इसकी एक ट्रिक भी बनाई थी। यस, एक ऐसे समझो क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है। पहले ये सिंपल एनोलॉजी टू फिक्स इन मेमोरी ये याद करते हैं। एक क्रिकेट मैच हो रहा है ना, अभी हाल ही में मेरे दिमाग में एशिया कप आ रहा है विच वी वॉन, ठीक है, और 7 के 7 मैच जीते। तो अब इसमें क्या है कि भाई आपने पहले बता दिया कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल है, वो भाई तुम जाओ धांसू खेलो, अभिषेक शर्मा फाइनल है, कुछ है भाई तू उड़ा, ठीक है। और सूर्य कुमार यादव वो भी अच्छा, लाइक कैप्टन, हिटर अच्छी। फिर तिलक वर्मा वो स्टेबिलिटी, संजू सैमसन स्टेबिलिटी, है ना। मतलब सबको एक प्लान दे रखा है कि भाई अगर 20 रन पे 3 आउट हो गए फाइनल में जैसे हुआ, तो अब थोड़ा बैलेंस होके खेलना है। अब तुम्हें टिके रहना है 10 ओवर तक, आखिरी में 5 ओवर में अगर 60-70 रन चाहिए होंगे बन जाएंगे, बट विकेटें नहीं गिरनी चाहिए। मतलब स्ट्रेटजी अलग अलग होगी, सबको पता होगा कि उसके लिए क्या काम करना है। तो पहला क्या हो गया, गेम प्लान, डिसाइड स्कोप, बॉलर्स को क्या करना है, स्पिनर्स का क्या रोल है, शुरुआत में क्या रोल है, ठीक है। ऑडिट प्लान, मैच रोड मैप, डिटेल्ड प्लेस टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी। एक तो हो गया गेम प्लान, अब ये हो गया मैच का रोड मैप, डिटेल्ड प्लेस टू एग्जीक्यूट। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट किया जाएगा कि पहले बुमराह शुरू करेगा, साथ में हार्दिक पांड्या आएगा, हार्दिक पांड्या नहीं है तो फिर शिवम दुबे होगा। मैं एग्जांपल क्रिकेट के साथ ले रहा हूं, हो सकता है होपिंग के मैक्सिमम लोग क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं और वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अब पहले बॉलिंग है तो हम ये करेंगे, हमारा टारगेट ये होना चाहिए, पहले बैटिंग कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं। प्लेयर इंस्ट्रक्शंस, हु डज व्हाट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल गेम प्लान हो गया। अब गेम प्लान में ये भी चीज है कि दूसरा क्या कर रहा है, ठीक है। और इसमें इंडिविजुअल प्लेयर को क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिली हुई है, ठीक है। इंडिविजुअल प्लेयर के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। फाइन लेग पे कौन खड़ा होगा, डीप मिड विकेट पे कौन खड़ा होगा, है ना। सबकी वो कैच हमने बहुत छोड़ी, तो कौन
कौन सा ज्यादा अच्छा फील्डर है तो उसको हम वहां पे खड़ा करेंगे, ठीक है। कंप्लीट मेमोरेंडम, पोस्ट मैच समरी। पोस्ट मैच समरी क्या होता है कि व्हाट वाज डन, रिजल्ट क्या रहा, कंक्लूजन क्या रहा, जैसे जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी हमने कैच बहुत छोड़ी, मिस फील्डिंग हुई, हमें फील्डिंग इंप्रूव करनी है, शुरुआत में हमें ऐसे खेल सकते थे, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, पोस्ट मैच समरी, जो कि पाकिस्तान वाले प्लेयर्स काफी डिटेल में होपफुली कर रहे होंगे अपनी गेम को सुधारने के लिए। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा क्रिकेट मैच के नॉलेज से आता हूं अकाउंट्स में। तो पहला ऑडिट प्रोग्राम क्या हो गया, डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, डिटेल्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑडिट टीम, कि क्या करना है, क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं, हाउ टू परफॉर्म एंड हु विल डू दैट, ठीक है। इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंप्लीटनेस इन द ऑडिट वर्क, थिंक ऑफ इट एज अ स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट ऑफ ऑडिट टास्क, ठीक है, कि ऑडिट टास्क जो परफॉर्म करने हैं वो टिक टिक मार्क होते गए। कंप्लीशन मेमोरेंडम, समरी डॉक्यूमेंट जो आखिरी में होगा, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय एट द एंड ऑफ द ऑडिट, ये शो करेगा कि ऑडिट कैसे कंडक्ट हुआ, ठीक है, फाइंडिंग्स क्या थी उसकी, कंक्लूजन क्या था, ठीक है, ये फाइनल रिपोर्ट होगी इंटरनल यूज के लिए जो हमें इंप्रूव करना है। ऑडिट प्लान क्या है, डिटेल्ड प्लान बेस्ड ऑन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ये हमें बताएगा कि नेचर क्या है ऑडिट का, मतलब किस तरीके का ऑडिट करना चाह रहे हैं आप, इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, ठीक है, टाइमिंग क्या होगी, एक्सटेंट क्या होगा, स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स का, ठीक है ना। एक हो सकता है हमारा भाई लीग मैच में हमारी स्ट्रेटजी प्लान, ठीक है, एक हो गया फाइनल मैच, एक हो गया इंटरनली टीम आपस में खेल रही है, ठीक है। ओके, सिंपल एंड थिंक ऑफ इट एज अ रोड मैप शोइंग हाउ द ऑडिट विल बी कैरिड आउट, ठीक है, ऑडिट कैसे कैरी आउट किया जाएगा। और ये क्या है, ये ब्लूप्रिंट है, प्रोवाइड द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड गाइड्स द क्रिएशन ऑफ डिटेल्ड ऑडिट प्लान, ठीक है। तो ये आपका ब्लूप्रिंट है ऑडिट का, इट इज लाइक अ कंप्लीट सीरीज। इसको ऐसे कंप्लीट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को आप ये समझ लो कि हमारी एशिया कप में क्या स्ट्रेटजी थी, या वर्ल्ड कप होने वाला है तो वर्ल्ड कप में हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, तो वर्ल्ड कप में हम अच्छा ऐसा खेलेंगे, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को हम ऐसे मतलब कैटर करने वाले हैं, उनके उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उनके उनके प्लेयर्स कौन से हैं, पाकिस्तान के लिए या बांग्लादेश के लिए अलग स्ट्रेटजी होगी, तो सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है। तो वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी होगी। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैं नॉलेज ही देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो कुल मिला के इसको हम अगर यहां पे मैं इसको दोबारा से देखूं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, गेम प्लान, ठीक है, मतलब ओवरऑल स्ट्रेटजी होगी, सीरीज की होगी, ऐसे समझ लो। ये एक मैच का रोड मैप हो गया, ठीक है, एक पूरे मैच में हम हमारा रोड मैप हम क्या करने वाले हैं, डिटेल्ड प्लेस टू एग्जीक्यूट द स्ट्रेटजी, उस पर्टिकुलर दिन हम क्या करने वाले हैं। ये प्लेयर इंस्ट्रक्शन हो गया ऑडिट प्रोग्राम, कि हर एक प्लेयर क्या क्या कर रहा है, ठीक है। और कंप्लीशन मेमोरेंडम वो आखिरी में, मैच जीता हारा, जीत गए तो भी क्या क्या चीजों हमने गलती की जो हमें अगले मैच में नहीं करनी है। ओके, गुडविल अकाउंट इज एन पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। अगेन द सवाल इज कि भाई इन चारों का मतलब क्या है, ठीक है। गुडविल अकाउंट क्या हो मतलब है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो इनको एक बार देख लेते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगा। वैसे इसका आंसर रियल अकाउंट है, ठीक है, बट हम इट इज इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि क्या है। देखो गुडविल क्या होता है, टीम निष्ठा, चैनल की गुडविल, कोई चैनल बहुत बड़ा है। अब रिसेंटली बहुत अच्छा कमेंट आया कि सर आपके सब्सक्राइबर बेशक कम हो अभी के लिए, बट गुडविल अच्छी है कि आप कंटेंट दे रहे हो, एक्चुअल पढ़ा रहे हो, हल्ला गुल्ला कम कर रहे हो, फालतू की बातें, नाच गाना नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक अलग चीज है, बट मेन कंटेंट पे फोकस है। सो इट्स अ कंटेंट ड्रिवन चैनल, सो दैट्स अ गुडविल, ठीक है, दैट्स अ इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। ये क्या है, अब आप कहोगे कि अपनी मशहूरी कर रहे हो, बट ठीक है, थोड़ी बहुत कर भी लेनी चाहिए। इंटेंजिबल एसेट है लाइक ब्रांड वैल्यू, रेप्यूटेशन, कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है जी। यूट्यूब पे एनालिटिक्स में ये भी दिखाता है कि रिपीटेड व्यूअर्स कितने हैं, तो वो वी हैड अ गुड रिपीटेड व्यूअर्स, दैट मींस कस्टमर लॉयल्टी या स्टूडेंट लॉयल्टी, ठीक है, कस्टमर नहीं है वो, स्टूडेंट है। ओके, ऑल एसेट्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल आर क्लासिफाइड अंडर रियल अकाउंट्स। सो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। अब हम पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट पर्सनल एक व्यक्ति का, ठीक है, नेचुरल आर्टिफिशियल हो सकता है। नेचुरल मतलब जैसे संदीप, राम, श्याम, मना, संजीव, कोई भी नाम है, ठीक है, राम का अकाउंट है। बैंक अकाउंट, ठीक है, क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है, ये अलग एक हो सकता है।
एक कंपनी के नाम से अलग से अकाउंट हो सकता है, ठीक है। सो गुडविल इज नॉट अ पर्सन, सो दिस इज रॉन्ग। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। सैलरी अकाउंट है ये रेंट अकाउंट है, ये कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है, ठीक है। सो एक्सपेंस क्या अकाउंट क्या है? ये इसी का सबसेट है। अगर नॉमिनल अकाउंट ये है तो एक्सपेंस अकाउंट इसका पार्ट है, जिसमें सिर्फ एक्सपेंसेस की बात की गई है, रिकॉर्ड ओनली एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे सैलरीज दी, वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, ठीक है। सो अब इसका क्या है? ऑल एसेट्स इज इक्वल टू रियल अकाउंट्स। मेमोरी याद रखना कैसे है? जितने भी एसेट्स होंगे दैट इज रियल अकाउंट्स, ऑल पर्सन्स पर्सनल अकाउंट्स, ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट। सो गुडविल क्योंकि एसेट है तो वो एक रियल अकाउंट है, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन इन इंश्योरेंस अलाउज investment of policy amount refund for insured and insured insurance company or renewal of the policy indemnification of the insured। चलो अब इसको भी समझ लेते हैं, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है? देखो इसका मतलब ये होता है, इसको ऐसे समझो, एग्जांपल से समझते हैं। आपने किसी चीज की इंश्योरेंस कराई, आपने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई, पीछे से किसी ने आपकी गाड़ी ठोक दी, ठीक है, बहुत लॉस हो गया। अब आपने कंपनी से मतलब जो भी कोई इंश्योरेंस कंपनी है उससे आपने इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपका लॉस हुआ 1 लाख का, वो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे करा, ठीक है, आपका पे करा या आपकी गाड़ी ठीक करवा दी, जो भी कह लीजिए, ठीक है। या फिर कह लीजिए लाइफ इंश्योरेंस है, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली को पैसा मिल जाता है, पर वो किसी की वजह से हुआ, ठीक है। तो अब जो कंपनी इंश्योर कर रही है व्यक्ति को, ठीक है, मान लीजिए एबीसी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ए का इंश्योरेंस हो रखा है, उसने इसको पैसे दिए, बट जो ए को लॉस हुआ वो बी की वजह से हुआ। अब एबीसी क्या करेगा? इसको पकड़ेगा कि भाई साहब ये जो लॉस हुआ है इसने तो मतलब जो है पैसे मिल गए इसको, तो अब एबीसी इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो किसको पकड़ेगी? जाकर बी को पकड़ेगी। भाई साहब लॉस हुआ है, वो कहेगा तुम कौन? लॉस तो ए का हुआ था, तेरा ए का लॉस हुआ था, वो मैंने पे कर दिया, तो अब मेरा लॉस है वो, ठीक है। नाउ आई विल sue you मतलब आप पे मैं केस करूंगा वो पैसा रिकवर करने के लिए, ठीक है। इसने इंश्योरेंस क्यों कराया था? इसने इंश्योरेंस इसीलिए कराया था ना कि जब कोई दिक्कत होगी तो मेरे को टाइमली पैसा मिल जाए। कोर्ट कचहरी का काम ये करेगा, ठीक है, समझ आ गया। तो रिफंड फॉर द इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन क्या है? वंस द इंश्योरर हैज कंपनसेटेड द इंश्योर्ड फॉर द लॉस, जब इंश्योरर मतलब जो एबीसी कंपनी थी उसने इंश्योर्ड को का लॉस पूरा कर दिया, ए का लॉस जो है कंपनसेट कर दिया। द इंश्योरर मतलब एबीसी कंपनी जो एबीसी इंश्योरेंस कंपनी है गेट्स द राइट टू रिकवर दैट लॉस फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल। तो थर्ड पार्टी रिस्पॉन्सिबल कौन थी? बी। तो बी से पैसा रिकवर कर सकता है। सो सिंपल वर्ड्स में इंश्योर्ड जो है उसको पैसा मिल गया फ्रॉम द इंश्योरर। जो इंश्योरर है कैन स्टेप इनटू द शूज ऑफ इंश्योर्ड, मतलब जो अब एबीसी है कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, वो ए के जूतों में चली गई, मतलब ए के जूतों में नहीं चली गई, सॉरी, मतलब ए की जगह चली गई, ठीक है। ऑन द शूज का मतलब ये नहीं है कि उसके जूतों में चली गई, जस्ट ऑन लाइटर नोट, मतलब ए की जगह वो खड़ी हो गई अब, और रिकवर मनी फ्रॉम द गिल्टी पार्टी। गिल्टी पार्टी कौन सी है? पी। सो दिस प्रिवेंट द इंश्योर्ड फ्रॉम मेकिंग अ डबल क्लेम। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ए कहीं ज्यादा चौधरी बन जाए, ज्यादा चटक मतलब कहना चलाक चटक बन जाए, वो सोचे कि भाई अच्छा मैं एबीसी इंश्योरेंस कंपनी से भी पैसा ले लेता हूं और बी से भी ले लेता हूं, बी पे भी केस कर देता हूं कि तेरी वजह से मेरा लॉस हुआ, तो मैं दोनों हाथ में लड्डू। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है, तुम ज्यादा चलाक मत बनो, ठीक है। तो ये है कुल मिला के प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो री ओनरशिप का कोई सवाल नहीं है, सब्रोगेशन डज नॉट डील विद द ओनरशिप ऑफ द पॉलिसी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी कंपनसेशन फॉर द एक्चुअल लॉस। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी इज एक्चुअल कंपनसेशन, ठीक है। यूर कार इज हिट बाय अ ट्रक, डैमेज 2 लाख का हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने 2 लाख दिए, पर अब इंश्योरेंस कंपनी ट्रक ड्राइवर पे केस करेगी 2 लाख रुपया रिकवर करने के लिए।
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अ मशीनरी डैमेज्ड कंप्लीटली बाय फायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम मिला है आपको, ठीक है, आपकी मशीनरी थी, कंपनी है, फैक्ट्री है, बहुत बड़ी मशीनरी है, उस पर काम हो रहा है और वो मशीनरी में डैमेज हुआ और उस डैमेज के लिए आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा था। तो वो जो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ, फायर मतलब उसमें आग लग गई थी और उस पे आपको इंश्योरेंस मिला, तो वो इंश्योरेंस किस में आएगा? वो कैपिटल रिसीट है, वो रेवेन्यू रिसीट है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? अगर आपने पॉलिटी के सेशंस देखे हैं, ठीक है, हाँ पॉलिटी के या इकोनॉमी के भी, वैसे हमने पॉलिटी में ब्रीफली डिस्कस किया, इकोनॉमी में डिटेल में डिस्कस किया, सॉरी इकोनॉमी में कहूंगा। तो इकोनॉमी में हमने ये कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डिस्कस किया है। इवन यूट्यूब पर एक मैराथन सेशन है 4 घंटे का, उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि एक्सपेंडिचर मतलब ये क्या होता है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। एनीवेज देखो, मैं ब्रीफली बता देता हूं कैपिटल रिसीट क्या होता है। लमसम रिसीट, ये इंडिविजुअल के लिए हो सकता है, कंपनी के लिए हो सकता है, सरकार के लिए हो सकता है। जब आपने मान लो प्रॉपर्टी बेची, 2 करोड़ रुपए आ गया एक बार में, 1 करोड़ रुपए आ गया, 50 लाख आ गया, तो बल्क अमाउंट आ गया, सो दैट इज द कैपिटल रिसीट। या सरकार ने कंपनी में अपने शेयर्स को बेच दिया, मान लीजिए LIC में 85% शेयर होल्डिंग थी, 5% बेच दिया, लमसम में 10,000 करोड़ आ गया सरकार को, सो दैट इज कैपिटल रिसीट्स। ठीक है जी। या किसी को लोन दिया था, वो लोन वापस आया, बल्क अमाउंट में आया, 500 करोड़ का लोन दिया था, एक बार पे आ गया, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स होता है डे टू डे रिसीट्स, डेली रिसीट्स। डे टू डे रिसीट्स में बहुत सारी चीजें हो गई आपका, उसमें फिर हमने डिस्कस किया था टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, है ना। नॉन टैक्स में जैसे डिविडेंड्स हो गए, कंपनी से जो मिलता है, फीस, टैक्स में जो टैक्स लगाया जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, लमसम एक्सपेंडिचर, बड़ा एक्सपेंडिचर। ठीक है, लमसम एक्सपेंडिचर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होता है। अब ये क्योंकि मशीनरी है, कंपनी के लिए मशीनरी है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब उसमें आग लगी और इंश्योरेंस क्लेम मिला तो बड़ा अमाउंट आया, दैट इज कैपिटल रिसीट्स, दैट इज कैपिटल रिसीट्स। हाँ, जब आपने मशीनरी खरीदी थी तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो मशीनरी खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट डे टू डे एक्सपेंसेस, सैलरीज, ठीक है, बिजली का, पानी का खर्चा, ये सारे क्या हो गए आपके? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो गया आपका? कैपिटल रिसीट। क्लियर है? So destroyed by fire, the insurance claim received is compensation for the loss of that asset. Such compensation is a non-recurring gain, does not arise out of the normal course of business profit. ये कोई सच ये जो compensation है ये नॉन रिकरिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक हर दिन आ रहा है। मान लो आपने कुछ सेल किया, प्रॉफिट मतलब सेल किया, रेवेन्यू आया, सो दिस इज काइंड ऑफ अ रेवेन्यू रिसीट्स, दिस इज काइंड ऑफ अ रेवेन्यू रिसीट्स फॉर द दैट कंपनी। ओके, रेगुलर रिकरिंग इन नेचर लाइक सेल्स इनकम, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिंग, स्पेंडिंग ऑन लाइक बिग थिंग्स लाइक परचेजिंग मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे रनिंग द बिजनेस सच एज सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर, ये क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस? सबसे पहले तो सवाल आता है कि ये है क्या, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट, कंजर्वेटिज्म, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, एक्रूअल। ठीक है, अब सवाल समझ आ रहा है कि यार ये तो ऑप्शंस चारों ही नहीं समझ आ रहे हैं। चलो इसको भी एक एक करके देख लेते हैं। गोइंग कंसर्न, ठीक है, पहला है मतलब ऑप्शन, इसका आंसर है ए, पर हम एक सारी ऑप्शन देख लेते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है कि आप बिजनेस शुरू करते हैं, ये नहीं सोच के करते कि 1 साल में बंद हो जाएगा या 2 साल 5 साल में बंद हो जाएगा, आप ये सोच के करते हैं कि ये 5 10 15 20 साल चलेगा। सो एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन द फोर्सेबल फ्यूचर एंड नॉट लिक्विडेट। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी। एज्यूम के जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रही हैं फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर फॉर कंपेरेबिलिटी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था, इफ यू रिमेंबर, इसी सेशन में, के डेप्रीसिएशन, आपने 10 साल पीरियड है, मान लीजिए लाइफ है गाड़ी की, और 10 लाख की गाड़ी ली है, तो आप हर साल एक एक साल उसको कम कर रहे हैं। या जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आज यूज कर रहे हैं आगे भी वो यूज कर रहे हैं ताकि कंपेयर कर सकें। ठीक है ना। इन्फ्लेशन है तो हम उसको
कहते हैं ना कि एक बेस ईयर लिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है, जस्ट टू कंपेयर। ओके, एक्रूअल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड, ठीक है, नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और पेड। ठीक है, तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को तब रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है जब मान लीजिए आपने कोई एक्सपेंस कर दिया, आपने आपने कोई सामान खरीद लिया, पर क्योंकि वो आपका दोस्त था, भाईचारा है, कुछ भी समझ लीजिए, आपने अभी उसको पे नहीं किया है, उसको पे नहीं किया, उसको कहा आपने मैं 1 महीने बाद करूंगा, 2 महीने 3 महीने बाद करूंगा, बट वो एक मान लिया जाएगा कि आपने वो एक्सपेंस कर दिया है। आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं 3 महीने बाद है। सिमिलरली रेवेन्यू का भी यही केस होता है, वो मान लिया जाता है कि वो आपके पास आ गया है वो पैसा। ठीक है, if these assumptions are followed no specific disclosure is required, if they are not followed disclosure becomes necessary। ठीक है, आपने बहुत बड़ा खर्चा कर दिया है, आपने शो नहीं किया कि यार अभी तो मैंने पैसे दिए ही नहीं ना, तो इट इज लाइक, मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर आपको डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा कि मैंने 50 लाख की मशीनरी खरीदी थी, पर उसका मैंने पैसा पे नहीं किया है, वो 2 महीने बाद करना है, तो वो मेंशन होगा वो चीज। ठीक है, यही है जी कहानी। बाकी मनी मेजरमेंट और कंजर्वेटिज्म ये हमने पहले भी डिस्कस किया, आर इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट, बट ये फंडामेंटल अजम्पशंस नहीं है अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं 1 के तहत। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस याद करो, इससे पहले हमने डिस्कस किया ट्रायल बैलेंस 3 तरीके के। ट्रायल बैलेंस हमने फाइनल स्टेप को देखा, जब हम लेजर्स को मेजर मतलब कहते हैं चेक करते हैं, ठीक है, उसको राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, वो वाला जो कंसेप्ट है। ओके, नाउ द क्रेडिट परचेज ऑफ 1000 फ्रॉम मिस्टर सिंह इज क्रेडिट रॉन्गली टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर आकाश। A credit purchase of 20,000 from Mr. Sandhu is recorded in the day book as 2,000। अब जब अगर गलत एंट्री करोगे तो वो मेंशन हो जाएगा, दिख जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। पैसा आया, परचेज 20,000 फ्रॉम मिस्टर संधू, पर आपने शो 2,000 ही किया, तो 18,000 मेंशन वो होगा ना, इम्बैलेंस हो जाएगा कि यार 18,000 रुपये कहां गया। ठीक है, या 18,000 रुपये ज्यादा दिखा रहा है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेरी शेड इनटू परमानेंट बिल्डिंग इज रिकॉर्डेड एज रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। अगर आपने किसी टेम्परेरी शेड को, मान लो वो टिन शेड लगा हुआ है, आपने उसको पक्का कर दिया, उस पर पक्की छत डलवा दी, उसको पूरा क्या ना परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में बनवा दिया, तो वो आपने उसको शो किया रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। क्या वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है? अभी हमने डिस्कस किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, लमसम एक्सपेंडिचर, जिसमें मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स, तो ये क्या आ गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया। दिस इज रिपेयर और मेंटेनेंस किस में आता है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो किया, ठीक है, तो वो भी आपका सामने आ जाएगा। एरर इन पोस्टिंग फ्रॉम द बुक ऑफ द सब्सिडरी रिकॉर्ड टू द लेजर, ठीक है। अब देखो ये हमने कर दिया, ठीक है, कि ये आपका इट इज लाइक के आपने इसको जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो किया, ठीक है। ये भी आपका ट्रायल बैलेंस में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है, नॉट डिटेक्टेड पूछा है, तो आप ऐसे समझो कि डिटेक्ट हो जाएगा ये ट्रायल बैलेंस में, ये भी ट्रायल बैलेंस में डिटेक्ट हो जाएगा। इवन आपने क्रेडिट परचेज किया है 1000 फ्रॉम मिस्टर सिंह, इस क्रेडिट रॉन्गली टू द अकाउंट ऑफ आकाश, दो बैलेंस में नहीं होगा बट वो हमें मिल जाएगा कि यार ये एंट्री जो है, जो मिस्टर सिंह से क्रेडिट परचेज हुआ था, ये रॉन्गली मिस्टर आकाश के नाम से है, तो ये भी आपका ट्रायल बैलेंस में आपको डिटेक्ट हो जाएगा, बट ये वाली ऑप्शन नहीं होगी। अब ये समझते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। एरर इन पोस्टिंग फ्रॉम द बुक ऑफ सब्सिडरी रिकॉर्ड टू द लेजर। ओके, देखो ट्रायल बैलेंस क्या करता है, सबसे पहले अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। मैंने आपको ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होना चाहिए ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन द लेजर। सो अगर कोई एरर होता है while posting from subsidiary book like sale and purchase, या फिर वो डेली वाला, याद करो मैंने आपको बताया था अकाउंट है, अकाउंट में डेली ट्रांजैक्शन हो रही है, कुछ पैसा आ रहा है कुछ जा रहा है, ठीक है, तो उससे आपने लेजर में किया, द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स में स्टिल रिमेन इक्वल, सो द ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील सच एरर्स, ठीक है। तो वहां से जब आपने उसको शो मतलब लिखा,
वहीं पे आपने कोई गलती कर दी, ठीक है। सो वाइल पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक्स लाइक सेल एंड परचेज टू द लेजर, द डेबिट एंड क्रेडिट साइड मे स्टिल रिमेन इक्वल, सो द ट्रायल बैलेंस विल नॉट रिवील सच एरर्स। वो एरर्स को वो शो नहीं कर पाएगा। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है कि भाई आपने जो क्रेडिट और डेबिट है वो किस तरीके से है। मान लो आपको एक रेंट भी आ रहा है, कोई कमीशन भी आ रहा है, सैलरी भी आ रही है, तो इसको अगर उसने इंटरचेंजेबली कर दिया, वो डिटेक्ट नहीं हो रहा, टोटल अमाउंट सेम दिखाएगा, क्या इतना डेबिट हुआ, इतना क्रेडिट हुआ। बाकी ऑप्शंस में क्या है कि मिस्टर सिंह इज का जो 1,000 रुपया है वो रॉन्गली क्रेडिटेड है मिस्टर आकाश को, ये एरर ऑफ कमीशन है, कमीशन पोस्टिंग टू द रॉन्ग पर्सनल अकाउंट। अब बैलेंस में स्टिल टैली, क्योंकि 1,000 रुपया आपने क्रेडिट करा है, वो मिस्टर आकाश से हो, मिस्टर सिंह से हो, मिस्टर चतुर्वेदी से हो, मिस्टर कोई भी नारायणन से हो, कोई भी हो, XYZ, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स आर स्टिल इक्वल, बट सच पर्सनल अकाउंट एरर्स आर जनरली डिटेक्टेबल ड्यूरिंग रिकॉन्सिलिएशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। वो दिख जाएगा कि किस अकाउंट से क्या क्या चीज आई है। वैसे ही 20,000 रुपया मिस्टर संधू रिकॉर्डेड इन द डे बुक एज 2,000, ये तो बिल्कुल ही कंफर्म समझ आ जाएगा, क्योंकि 18,000 पे मैच ही नहीं करेगा वो, ठीक है। सो इसमें बैलेंस टैली ही नहीं करेगा। कन्वर्जन ऑफ टेम्परेरी शेड, ये मैंने आपको बताया, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल रहे हो। सो द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल टैली, बट सच एरर्स आर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन, नॉट थ्रू द ट्रायल बैलेंस इटसेल्फ, ठीक है। तो कुल मिला के यहां पर जो है, देखो दोबारा से ना इसको पढ़ लो, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो बच्चे खासकर पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा वो हो सकता है। देखो ट्रायल बैलेंस हमने यहां पर देखा, स्टेटमेंट लिस्टिंग ऑल लेजर बैलेंसेस, ठीक है, एट अ पॉइंट इन टाइम। तो ये बेसिकली अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ऑफ पोस्टिंग एंड टू सर्व एज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें एक डेबिट और क्रेडिट टोटल्स जो है बनता है, और ये एक्यूरेसी और फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर करता है, ठीक है। एक स्टेटमेंट है, अपने आप में बुक नहीं है, और ये लास्ट स्टेप है। तो ये समरी शीट है टू प्रिपेयर टू इंश्योर बुक्स टैली, और तो वो चीज अगर आपने उसको वहां से गलत नोट कर लिया है तो उसमें आपको पता नहीं लग पाएगा। आप समझो, मतलब आपने गलत नोट कर लिया है तो ट्रायल बैलेंस को देख के आपको समझ नहीं आ पाएगा। बट हाँ, अगर आपने मिस्टर आकाश वाला है तो उसमें आपको, अरे यार मिस्टर आकाश वाली एंट्री यहां पर नहीं है, तो उसमें आ जाएगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। या 18,000 20,000 की जगह 2,000 कर दिया, वो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपने वहीं से सोर्स से ही गलत लिख लिया है तो वो, मतलब ऐसे समझ लो इंटरचेंजेबली कर दिया आपने, रेंट की इनकम को कमीशन की इनकम लिख दी, तो वो ट्रायल बैलेंस में बैलेंस तो सही आ गया बट वो इंटरचेंज हो गया, वो आपने वो उसको ठीक नहीं कर सकते आप, ठीक है। आई होप थोड़ा सा ये एरिया जो है टफ है, बट आई एम एबल टू एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ताकि पेपर में जब आप जाएं तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ओके, ये हो गया ना, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली क्रिएटेड आउट ऑफ फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। जो कैपिटल रिजर्व्स होते हैं तो वो जो है क्रिएट किए जाते हैं फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स नहीं, ठीक है। कैपिटल रिजर्व्स कैपिटल रिसीट से आते हैं, लमसम उससे आते हैं, ठीक है। सो दे आर क्रिएटेड आउट ऑफ, जो फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स आ गए हैं उससे नहीं है, ठीक है। कैपिटल रिजर्व्स आर नॉर्मली ये नहीं है क्रिएटेड आउट ऑफ नॉन ऑपरेशनल गेन्स, ऑपरेशंस की वजह से नहीं है। आपने प्लॉट बेच दिया, आपने जमीन बेच दी, आपने शेयर्स बेच दिए, तो उससे जो पैसा आ रहा है। सो नॉन ऑपरेशन गेन्स, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स मतलब जमीन बेचना, जैसे शेयर प्रीमियम, ठीक है। और मतलब आपने अपने शेयर्स बेचे, ठीक है, उस पे आपको जो पैसा है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। सो दे आर नॉट मेड फ्रॉम द फ्री और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, तो वो आपके ऑपरेशनल गेन नहीं है। ऑपरेशनल गेन हो गया जो आप सामान बेच के फिर आपको जो प्रॉफिट हो रहा है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इज एन एग्जांपल ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है जी। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है, एक एक करके ना इसको देखते चलते हैं, ठीक है। जनरल रिजर्व ये नहीं है, ये स्पेसिफिक रिजर्व है। डिविडेंड
आपने कई बार अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आता है ना, मेल आता है कि आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर थे और इस पे कंपनी ने डिसाइड किया कि हर शेयर पे 5 रुपए जो है डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास 100 शेयर हैं तो 500 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, 500 रुपया आ जाता है आपके अकाउंट में। तो ये क्या है, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है क्रिएटेड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी इन डिविडेंड पेमेंट, नॉट अ जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, नहीं, नाम ही जनरल रिजर्व है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लो, जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पस, नहीं, जनरल रिजर्व इज फॉर जनरल पर्पसेस। ठीक है, एज डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट अनलाइक द स्पेसिफिक रिजर्व, किसी भी चीज में वो यूज हो सकता है जैसा कि मैनेजमेंट चाहेगी, जनरल रिजर्व है वो। ओके, नाउ द लास्ट इज प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये क्या है प्रोविजन? अगेन हर चीज को ना एक चीज हम वो लेके चला जाता है, जैसे इवन इंडिविजुअल्स भी ये कहा जाता है, आपने ये सुना होगा या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कहा जाता है कि एक कंटीजेंसी बैलेंस मेंटेन किया जाता है। कंटीजेंसी बैलेंस जनरली जो आपके डेली मंथली एक्सपेंसेस है, मान लीजिए आपके फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस 30,000 है या 40,000 है, तो 6 महीने का एक रिजर्व रखना चाहिए आपको आइडली, मतलब एक आइडल एक माना जाता है। जैसे मान लो 30,000 है तो 1,80,000 रुपए एक अकाउंट में रहने चाहिए, लिक्विड फंड में रहने चाहिए। लिक्विड फंड मतलब आप कभी भी उसको निकाल सकें, और ताकि कभी कोई कंटीजेंसी आए, एकदम कोई इमरजेंसी आ गई तो आपके पास पैसे हों, या जॉब चली जाए किसी की, और जैसे कि जनरली प्राइवेट सेक्टर्स में होता है, कई बार जॉब चली जाती है तो हो सकता है नई जॉब मिलने में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाएं, तो उस टाइम पीरियड पे आपके पास अपने डेली जो मतलब जो रूटीन खर्चे हैं उसको पूरा करने के लिए पैसा होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, इट इज टू क्रिएटेड टू कवर। वैसे ही कंपनी भी करती है एक प्रोविजन कि भाई लॉस हो सकता है कल को सेल्स कम हो जाए, ठीक है, हो सकता है रेवेन्यू ना आए जितना आज रेवेन्यू आ रहा है, होता भी है कि बहुत सारी कंपनीज के लिए दिवाली या सर्टन फेस्टिवल सीजन होता है, उस टाइम पे ज्यादा सेल होती है, कुछ सर्टन पीरियड में सेल नहीं होती है ना। ओके, सो इट इज टू is created, provision is created to cover an unexpected liability or loss, like the provision for bad debts, कोई लोन दे रखा है वो पैसा वापस नहीं आया, ठीक है, टैक्सेशन और डेप्रिसिएशन, सो इट इज डिडक्टेड बिफोर अराइविंग एट अ नेट प्रॉफिट। तो इसको अलग कर दिया जाता है नेट प्रॉफिट कि भाई हाँ ये वो एक कंटीजेंसी है, ठीक है, मीनिंग इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नॉट एन एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों है, ये मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझा दिया। ये इंडिविजुअल के केस में भी है, कंपनी के केस में भी है, कंट्री के केस में भी होता है, एक अलग से फंड रखा जाता है ना। जैसे हम एक इफ यू रिमेंबर पॉलिटी में पढ़ते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, 500 करोड़ का फंड है, या इस तरीके के और भी फंड जो है उसमें रखे जाते हैं जो कंटीजेंसी में यूज किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इवन मेरे दिमाग में एक और एग्जाम्पल आ रहा है, एफसीआई के गोडाउन्स, बीच में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ या कोविड आया, उस टाइम पे भी आया कि हमारे पास 1.5 से 2 साल का राशन रखा हुआ है, डोंट वरी। मतलब अगर ऐसी कोई कंटीजेंसी होती है, वो पहले एंशियंट टाइम में, मिडिवल टाइम्स में हम देखे थे, राजा अपने जो है गोदाम रखते थे वो। ठीक है, हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी ग्रेट ग्रीनरीज की बात करते हैं। देखो चीजें लिंक करोगे तो समझ आएंगी। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, यहां पर मैंने बहुत सारी एग्जांपल दे दी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं, एक एरर ऑफ कमीशन होता है, एक ओमिशन होता है। आपने ओमिशन और कमीशन सुना होगा। इसमें 4 चीजें होती हैं, ठीक है, इसमें 4 चीजें होती हैं, 4 तरीके के एरर्स होते हैं अकाउंटिंग में। जब हम देखते हैं तो उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो कमीशन क्या होता है, ओमिशन क्या होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं। कमीशन होता है डूइंग समथिंग रॉन्गली, आपने गलत कमिट, मतलब कमीशन मतलब काम कर दिया, ऐसे समझ लीजिए, इसको याद रखो, काम कर दिया आपने, कमीशन मतलब काम कर दिया पर गलत काम कर दिया। ठीक है, द एक्शन इज परफॉर्म बट इट इज इनकरेक्ट, जैसे कि आपने अकाउंटिंग में 10,000 रुपए की जगह 1,000 रुपया सेल्स बुक में शो कर दिया, तो ये क्या हो गया, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है जी, सो राइटिंग समवंस नेम रॉन्गली ऑन अ लिस्ट, ठीक है, गलत नाम एंटर कर दिया। सो की आइडिया इज एक्ट इज कमिटेड बट रॉन्गली एग्जीक्यूटेड। ओमिशन क्या होता है, फेलिंग टू डू समथिंग व्हाट, फिर मैं इसको रिलेट करूंगा मतलब देखो चैप्टर्स को रिलेट करो।
आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हम क्या पढ़ते हैं? 5 रिट्स पढ़ते हैं, उसमें एक मैंडेमस रिट पढ़ते हैं। मैंडेमस क्या कहता है? हाँ भाई, दही की तरह मत जमो, काम करो, कमांड। कोर्ट्स जो हैं अथॉरिटीज को, पब्लिक अथॉरिटीज को कहती हैं कि भाई ये आपकी ड्यूटी है, काम करो, वी आर फेलिंग टू परफॉर्म योर ड्यूटी, सो एक्ट ऑफ ओमिशन, सो एरर ऑफ ओमिशन कह सकते हैं। सो द एक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड एट ऑल। फॉरगेटिंग टू रिकॉर्ड अ परचेज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, ठीक है, फॉरगेटिंग टू ऐड समवन्स नेम इन द अटेंडेंस लिस्ट, ठीक है, तो ये हो गया ओमिशन। तो अभी ये चारों एरर देख लेते हैं कि करके। पहला ओमिशन समझ गए हम, फेलियर टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन फुली और पार्शली, या तो अपने पूरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करी या पार्शली रिकॉर्ड करी। सो परचेज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है, सो ट्रांजेक्शन कंप्लीटली पार्शली मिसिंग। कमीशन भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज वायलेटेड। जैसे कि मशीनरी परचेज को आपने, मशीनरी परचेज क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने उसको क्या शो कर दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो शेड वाला एग्जांपल के टेम्परेरी शेड था, आपने परमानेंट बिल्डिंग बना दी, तो वो क्या हो गया? वो था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया, तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। सो एज अ दिस रॉन्ग इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो उससे होगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जो आपका एक गलत इंपैक्ट आएगा और बैलेंस शीट पे गलत इंपैक्ट आएगा, बट ट्रायल बैलेंस यूजुअली एग्रीज। नाउ द लास्ट वन इज यू आर कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर क्या कहता है? टू और मोर एरर्स कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट। आपने 2 एरर कर दिए पर वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एरर खत्म हो गया, है ना। आपने 2000 पे गलती से क्रेडिट शो कर दिया जो था नहीं, या बढ़ा के शो कर दिया, और 2000 पे जो है डेबिट में भी वो कर दिया, कम कर दिया, तो दोनों बैलेंस आउट हो गए, ठीक है। सेल्स ओवर स्टेटेड बाय 1000 रुपीज, सेल्स आपने दिखा दिया कि मान लो सेल हुई है 90,000 की, आपने 91,000 की सेल्स दिखा दी, और आपने परचेज ऑल्सो ओवर स्टेटेड बाय 1000। सेल्स 90,000 की और उसके लिए परचेज था 70,000 का, आपने 70,000 की जगह 71,000 कर दिया, 90,000 की जगह 91,000 कर दिया, बैलेंस आउट हो गए दोनों चीजें। नेट प्रॉफिट इज से 20,000, उसमें भी 20,000 आ रहा है, पर गलती गलती है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस टैलीज बट अकाउंट स्टिल रॉन्ग, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में सही दिखाई देगा, ट्रायल बैलेंस में कह रहे हैं जी 20,000 का प्रॉफिट है, हाँ जी कैश 20,000 है, अकाउंट में है 20,000 प्रॉफिट है, 70,000 का सामान खरीदा था, 90,000 का रेवेन्यू आया, 20,000 का प्रॉफिट, बट आप उसमें शो कर रहे हैं 71,000 91,000। ट्रायल बैलेंस सही होगा पर अकाउंट अभी भी गलत है। तो 4 तरीके के एरर्स हो गए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पॉज कीजिए और जो अभी हमने कंसेप्ट डिस्कस किया उसके बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। चलो एक बार डिस्कस करते हैं आगे ऑप्शंस को। ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। अब देखो ओवरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में समझें तो भाई 1 लाख की सेल्स थी, आपने 1,10,000 शो किया, तो क्या हो गया? प्रॉब्लम कहां आ गई? आपने सेल्स ज्यादा शो कर दी हैं, ठीक है, आपने एक्ट किया पर गलत किया, तो ये एरर ऑफ क्या हो गया? कमीशन हो गया। क्रेडिट सेल्स टू रमेश ₹5,000 क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। इसको समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सिंपल ये चीज है कि हमने रमेश को कोई सामान दिया 5,000 रुपए का क्रेडिट पे, क्रेडिट पे सामान देने का मतलब क्या है? उधार पे सामान दिया, तो रमेश को, मतलब मान लीजिए एबीसी कंपनी है, उसको 5,000 रुपए देने हैं क्योंकि रमेश ने उधार में वो 5,000 का सामान लिया है, बट अकाउंटेंट ने क्या गलती करी है? उसने 5,000 पे क्रेडिट कर दिया उसके अकाउंट में, मतलब उल्टा हो गया। मतलब एबीसी कंपनी ने जो रमेश था उससे 5,000 पे लेने हैं, तो रमेश एक तरीके से डेटर है। डेटर मतलब उसने लोन लिया है, 5,000 रुपए देने हैं उसने एबीसी कंपनी को, पर अकाउंटेंट ने 5,000 रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो एक तरीके से ये हो गया कि उल्टी ट्रांजैक्शन कर दी, मतलब अब ये क्रेडिटर हो गया, ठीक है, क्रेडिटर हो गया। तो अकाउंट जो है, मतलब यहां से इसने पैसा देना था, रादर उसको पैसा दे दिया, उल्टा हो गया, उससे पैसा लेने की बजाय उसको पैसा दे दिया। इट इज लाइक कि आप दुकान पे सामान खरीदने गए 200 रुपए का, तो दुकानदार ने आपको 200 रुपए का सामान भी दे दिया, 200 रुपए भी दे दिए, ठीक है। ये कुछ कहानी, ये एरर, अगेन एरर, कमीशन। सो रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ, एक्ट तो किया पर गलत किया। रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ मशीनरी अकाउंट, अगेन
ठीक है, एक्ट हुआ है पर लिख भी रहा है रॉन्ग बैलेंसिंग, ठीक है। कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं करी हैं, ओमिशन, ठीक है, कैश सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं करी है। तो ये था, ये था, ये था, ये आपका नहीं है एरर ऑफ कमीशन, ये क्या है, ओमिशन है, ओमिशन, ठीक है। तो आपका ये आपका ऑप्शन है, ठीक है जी। सो व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड, तो कैश सेल्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, सो आंसर क्या हो गया आपका डी, ठीक है जी। ओके, इन अ बिजनेस फर्म एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू rather than realizable value. This accounting is based on money measurement concept, matching concept, going concern assumption, consistency principle. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल से। अगेन आप कहते हो कि जी आपसे कोई पूछे कि आपके घर की, मतलब जो घर है, मतलब मकान है जो, उसकी वैल्यू कितनी है, मकान की या प्रॉपर्टी की या खेत की, जो भी, तो आप कहोगे कि जी 1 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल, या 50 लाख है, 1 करोड़ का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पर एक्चुअल में जब आप उसको बेचने जा रहे हो, जब एक्चुअल में कहते हैं ना सौदा हो रहा है या एक्चुअल में वो सेल हो रहा है, तो वो हो सकता है 1 लाख, 1 करोड़ 5 लाख रुपए दे दे आपको, या 1 करोड़ 2 लाख रुपए दे दे, या हो सकता है 97 लाख में ही बिके। तो आप जब वो 1 करोड़ अमाउंट बोल रहे हो तो एक रफ आइडिया ले रहे हो कि यार मोटा मोटा ये रेट चल रहा है, 2 4 5 लाख ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द एक्चुअल। तो आप जब भी अपने एसेट्स को वैल्यू करते हो ऑन द इंट्रिंसिक वैल्यू रादर देन द रिलाइजेबल, क्योंकि रिलाइजेबल वैल्यू तो तब होगी ना जब आप एक्चुअल में जाके उसको खरीद या बेच रहे हो, आप खरीद बेच नहीं रहे हो। जैसे वैल्यूएशन काउंट होती है आजकल, आप कहते हैं टाटा कंपनी की ये वैल्यूएशन है, इन्फोसिस की, एसबीआई की, बहुत अलग अलग कंपनी आजकल स्टार्टअप्स है, उसकी ये वैल्यूएशन है। तो वो क्या है, वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है ना। एक कंपनी एडटेक में बायजूस, इस ये वैल्यू थी, फिर वो पहले बहुत बढ़ी, फिर एकदम कम होते होते बिल्कुल जीरो पे आ गई, तो वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो अकाउंटिंग है ये किस पे बेस्ड है। अब हमारे चारों ऑप्शन समझ लेते हैं पहले, फिर हम इस क्वेश्चन पे भी आएंगे। अच्छा, पहले बात तो इसका जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है वो सिंपल अगेन वही है कि ये एज्यूम करके चला जा रहा है कि ये कंपनी रहेगी, ठीक है। ये आज जब हम इसके एसेट्स की वैल्यू कर रहे हैं, मतलब एक वैल्यू लगा रहे हैं, तो ये अगले 2 4 5 साल या कई सालों तक रहेगी। ये नहीं है कि आज कंपनी शुरू की कि 2 साल बाद वो बंद हो जाएगी, ठीक है। बंद हो गई तो फिर कंपनी जीरो हो गई वैल्यू। ओके, बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इंडेफिनिटली एंड विल नॉट बी लिक्विडेटेड और फोर्स्ड टू क्लोज इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। वो लिक्विडेट नहीं होगी, मतलब उसके एसेट्स नहीं बेचे जाएंगे, और ना ही सिचुएशन ऐसी आएगी कि उसको अपने पूरे ऑपरेशंस बंद करने पड़े। Because of this assumptions, assets are valued at their intrinsic value, historical cost or book value rather than realizable or liquidation value. If a company were about to shut down, अगर कंपनी जो है शट डाउन होने की कह लीजिए स्थिति में है, assets would instead be valued at realizable value, ठीक है। तो जो एसेट्स हैं उनको वैल्यू किया जाएगा, ठीक है, रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब जो एक्चुअल सेल हो रहा है, ठीक है, फायर सेल वैल्यू। ओके, व्हाई नॉट अदर ऑप्शंस आर करेक्ट। मनी मेजरमेंट, सो द कंसेप्ट सेज दैट ओनली ट्रांजैक्शंस मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग बुक्स। अच्छा, जब कंपनी, मान लीजिए कोई कंपनी बिकती है, ठीक है, या कंपनी की वैल्यूएशन लगती है, तो क्या सिर्फ ये मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स वाली होती है? एक ब्रांड वैल्यू भी होती है। ट्विटर अराउंड $40 बिलियन या जो भी उसका अमाउंट था उसमें, तो ट्विटर के पास क्या था, एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है, ऑब्वियसली एम्प्लॉइज थे, जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बिल्डिंग होगी, पर वो इतनी वैल्यू थोड़ी ना थी उसकी। उसकी एक वैल्यू थी, इंट्रिंसिक वैल्यू, कि यस एक प्लेटफॉर्म है, इसकी अपनी वॉइस है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस पे हैं, उनकी फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका मनी मेजरमेंट। इट डज नॉट डील विद हाउ टू वैल्यू एसेट्स, इंट्रिंसिक और रिलाइजेबल, इससे डिपेंड नहीं है। मनी मेजरमेंट सिंपल ये कहता है भाई कागज में कितना है पैसा, ठीक है ना। ओके, मैचिंग कंसेप्ट, द प्रिंसिपल मैचेस रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस, ठीक है। जो प्रिंसिपल है वो मैच करता है रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है वो आपका मैच कर रहा है, मतलब ये जो प्रिंसिपल, और नॉट दैट प्रिंसिपल अमाउंट, नहीं, प्रिंसिपल सिद्धांत रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस में मैच करना है,
ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन इज मैच्ड विद द रेवेन्यू अर्न फ्रॉम यूजिंग एन एसेट, ठीक है, डील्स विद द प्रॉफिट मेजरमेंट और नॉट हाउ एसेट्स आर वैल्यूड, ठीक है, तो मैचिंग कंसेप्ट है वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वाली कहानी हो गई, ठीक है जी। और नेक्स्ट आपका कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, सेम अकाउंटिंग मेथड, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सेम अकाउंटिंग ताकि कंपैरिजन हो सके, ठीक है जी, कंपैरिजन हो सके एक पीरियड का दूसरे पीरियड से, ठीक है जी। सो गोइंग कंसर्न, एसेट्स आर वैल्यूड एट इंक्रीजिंग वैल्यू बिकॉज बिजनेस इज अज्यूम्ड टू कंटिन्यू, मनी मेजरमेंट ओनली रिकॉर्ड्स मॉनेटरी आइटम्स, मैचिंग में एक्सपेंसेस टू रेवेन्यूज, और कंसिस्टेंसी में सेम मेथड्स अक्रॉस द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। Following is the trial balance of a firm as on December 31st December 2022, ठीक है, ट्रायल बैलेंस हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ट्रेड रिसीवेबल्स थोड़ा सा टफ ट्रिकी क्वेश्चन है बट बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इफ यू गेट द कंसेप्ट। एडिशनल बैड डेट्स, अब देखो ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब जो पैसा आ रहा है, ठीक है जी, जो पैसा आ रहा है, और उसमें एक, अगर आपको याद हो हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट डिस्कस किया था कि कंसीडरिंग के नो प्रॉफिट बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर लॉसेस, पॉसिबल लॉसेस, ठीक है, फ्यूचर में, तो डेट्स के लिए, लॉसेस के लिए आपको ध्यान रहना पड़ेगा। तो एक प्रोविजन रखा है उन्होंने डाउटफुल डेट्स के लिए 1,40,000 रुपए, और बैड डेट्स कितने हुए? 40,000। बैड डेट्स मतलब जो आपने जो है पैसा आपका डूब गया एक तरीके से समझ लीजिए। सो एडिशनल बैड डेट फॉर द ईयर इज 2 लाख रुपीज, तो टोटल कितना हो गया? 2,40,000। ओके, द फर्म हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स इक्वल टू 10% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस। ये यहां पर ध्यान रखिएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंसेस, ठीक है, बैलेंसेस। तो 25 लाख रुपए ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, उसमें 2 लाख रुपए क्या है आपका? बैड डेट है। तो कितना बचा? 23 लाख। अब आप पूछोगे कि बैड डेट तो 2,40,000 है, 40,000 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 40,000 यहां ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, ये एक्स्ट्रा है जो हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अब कंपनी की, फर्म की पॉलिसी है कि 10% जो ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है इसका 10% जो है हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रखेंगे। तो इसका 10% कितना हो गया? 2,30,000, ठीक है जी। अच्छा, जो एक खाता समझ लीजिए या एक पेज समझ लीजिए जिसमें लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, उसमें कितना पैसा रखा हुआ है? 1,40,000। तो 1,40,000 ऑलरेडी उसमें है, रखना कितना है? फर्म की पॉलिसी के अकॉर्डिंग 2,30,000, तो एक्स्ट्रा कितना हो गया? 90,000, ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? द टोटल अमाउंट टू बी चार्ज, टोटल अमाउंट कितना चार्ज होना चाहिए? आखिरी में टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, भाई प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, तो जो प्रॉफिट है, या लॉस भी हो सकता है अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई, तो उसमें से हमें बैड डेट्स के लिए कितना जो है अमाउंट चार्ज करना है, उसमें कितना पैसा निकालना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन क्रिएटेड विल बी। अब एक तो ये 90,000 हो गया, और 2,40,000 का ऑलरेडी डेट है। 2,40,000 का तो डेट है ही है ना, 40,000 का तो यहीं पर मेंशन हो गया बैड डेट, जो ट्रायल बैलेंस में आ गया। 2 लाख एक्स्ट्रा था, 2,40,000। 90,000 हमें और निकालना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए रखना है। तो 2,40,000 प्लस 90,000, 2,40,000 प्लस 90,000, तो ये कितना हो गया? 3,30,000 का बैलेंस आ गया, ठीक है। तो आपको 3,30,000 रुपया चार्ज करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, जिसमें से 2,40,000 एक तरीके से बैड डेट हो गया, और जो आपका 90,000 है वो यहां चला जाएगा। तो यहां जाके वो कितना हो जाएगा? 2,30,000 हो जाएगा, विच इज 10% ऑफ द दिस ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस। आई होप दिस इज क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमें 3,30,000 रुपए निकालना पड़ेगा, जिसमें से 2,40,000 ऑलरेडी आपका बैड डेट हो चुका है, और 90,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में रखना है, ठीक है जी, क्योंकि वो हमेशा मेंटेन होगा। अब आप कहोगे कि डेट तो हो ही चुका, बैड डेट हो चुका, वो गया, आपको उसके बाद भी प्रोविजन रखना है पैसे का, ठीक है ना, ताकि भाई फ्यूचर अगले साल फिर हो सकता है वो, तो वो अलग से पहले से मेंटेन किया जाता है। तो ये पूरी कैलकुलेशन यहां पर करी हुई है, ये देख लीजिए, ठीक है। 40,000, ठीक है, 2 लाख, 2,40,000 बैड डेट्स हो गए, 25 लाख में से 2 लाख माइनस किए, 23 लाख, 2,30,000,
ठीक है, फिर 2,30,000 में से 1,40,000, 90,000, 90,000 को ऐड किया 2,40,000, तो 3,30,000। ठीक है जी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए कोई मेजर कंसिडरेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझ आता है कि इन 4 ऑप्शन में से 3 मेजर कंसिडरेशन होगी। ठीक है, 3 मेजर कंसिडरेशन होंगी, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड मटीरियलिटी। ठीक है, पहले तो अब प्रूडेंस वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, इफ यू रिमेंबर। ठीक है जी, प्रूडेंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, कंसिस्टेंसी को डिस्कस कर चुके हैं, मटीरियलिटी को डिस्कस कर चुके हैं। मटीरियल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको काउंट करना। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो आंसर है कंसिस्टेंसी। पहले ये समझ लेते हैं कि बाकी तीनों क्यों हैं। ओके, प्रूडेंस मींस कॉशन इन अकाउंटिंग, डू नॉट ओवरस्टेट एसेट्स और इनकम, डू नॉट अंडरस्टेट द लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस। दिस इज अ मेजर कंसिडरेशन। ठीक है, अकाउंटिंग में एक मेजर कंसिडरेशन है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको फुल डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर फुल डिस्क्लोजर, जैसे आपके कितने केस चल रहे हैं, कितना आपने कहा कि मैंने कोई मशीनरी खरीदी पर उसके पैसे पे नहीं किए, 2 महीने बाद पे करना है, उसको आपने मेंशन ही नहीं किया अकाउंट्स बुक में, और वो मेजर एक्सपेंस है जो 2 महीने बाद होना है, तो वो सही अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप मेजर खर्चा कर चुके हैं, वो अकाउंट्स बुक में आपके शो ही नहीं हो रहा है। सो मींस caution in accounting, do not overstate assets or income, do not understate liabilities and expenses. This is a major consideration. Substance over form. Transaction should be recorded according to the economic reality. Economic reality के according, not just legal form. This is a major consideration. मटीरियलिटी क्या है? सिग्निफिकेंट आइटम्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म हमने डिस्कस नहीं किया था। और देयर शुड बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक रियलिटी, नॉट जस्ट लीगल फॉर्म, and only significant items, material items should be disclosed. Material details can be ignored. This is a major consideration. Consistency एक important principle है कि हाँ भाई बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। ठीक है, वही कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, फ्यूचर के लिए जो है टाइम्स के लिए बिजनेस रहेगा। ठीक है, assumption policies should be applied consistently year to year, but it is not considered a major consideration while selecting policies. Instead, consistency is applied after policies are chosen to ensure compatibility. तो अकॉर्डिंग टू डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो मेजर कंसिडरेशंस हैं इन द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, वो है मटीरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी इज एन अजम्पशन नॉट अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। इसकी एक ट्रिक है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मटीरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, प्रूडेंस। ठीक है जी, एमएसपी याद रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, जनवरी 1 इन्वेंट्री इन हैंड कितना है? 200 यूनिट, रेट पर यूनिट 7 रुपीज। जनवरी 8 को परचेजेस, जनवरी 25 को परचेजेस हैं। इशूड फॉर सेल 100 यूनिट्स, इशूड फॉर सेल 200 यूनिट्स। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें भी क्वेश्चन को हम थोड़ा थॉरली डिस्कस करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन जनवरी 31 अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूजिंग द लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अब ये लीफो क्या होता है? एक होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये एक बार अब देख लो। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड डिस्कस करेंगे हम, वेटेड एवरेज मेथड डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड। ठीक है, पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट? ठीक है, मतलब ये है, इसको ना ये थोड़ा सा आपको पहले वो करना पड़ेगा स्ट्रक्चर, कि 1 जनवरी को आपके पास 200 यूनिट्स हैं। ठीक है, एट द रेट 7, ठीक है, पर यूनिट, मैं यहां लिख लेता हूं। फिर 6 जनवरी को, ठीक है, आपने, हाँ 6 है ना, ठीक है, 6 जनवरी को 100 यूनिट्स जो है आपने क्या कर दिए? सेल कर दिए। अब ऑब्वियसली आपके पास 200 यूनिट है, 7 रुपए के हिसाब से, तो पहले वो करोगे, तो 707 पर यूनिट के हिसाब से आपने वो कर दिया। तो रिमेनिंग कितना बचा? ठीक है, 8 जनवरी को फिर आपने परचेज किया, 8 जनवरी को आपने 1100 यूनिट एट द रेट 8 पर यूनिट खरीदा। ठीक है, और कितने बचे थे? 100 यूनिट एट द रेट 7 पर यूनिट। ठीक है जी, फिर 9 जनवरी, क्यों? अब यहां पर आपका ये कंसेप्ट आएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट का। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब ये है कि भाई ये वाली जो यूनिट्स हैं,
जो बाद में आई, इन हुई, वो पहले निकाली जाएंगे वहां से। ठीक है, तो 1100 में से, ठीक है, 1100 यूनिट में से 9 जनवरी को इशूड फॉर सेल 200 यूनिट, ठीक है, इशूड फॉर सेल 200 यूनिट उसमें से बाहर निकल गई, इसमें से 200 यूनिट, ये वाली 200 यूनिट बाहर निकली, तो 200 यूनिट आपने सेल करी एट द रेट 8 पर यूनिट, क्योंकि आपका मेथड क्या है यहां पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, फिर आपका जो है ये हो गया। फिर 25 जनवरी को आपने क्या किया, 25 जनवरी को क्या बचेगा आपका 900 यूनिट, ठीक है जी, एट द रेट 8 पर यूनिट, और 100 यूनिट एट द रेट 7 पर यूनिट। ठीक है, और आपने 25 को 300 यूनिट खरीदे, 300 यूनिट एट द रेट 9 पर यूनिट। ठीक है जी, ठीक है, ये हो गया आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 31 जनवरी अंडर द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब आपको ये देखना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, बस सिंपल, बहुत सिंपल था। आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन मतलब जो लास्ट में इन हुआ है उसको पहले निकालना है। ऐसे समझो एक गोदाम है, आपने पहले 200 यूनिट रखे, उसमें से 100 यूनिट बेच दिए, 100 यूनिट पीछे पड़े हैं, फिर आपके 1100 यूनिट आगे आ गए। तो जब आप सामान बेच रहे हो तो पहले वाले यूनिट को निकाल ले रहे हो। ठीक है, वो जो 100 यूनिट थे वो पीछे पड़े हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आपने उसमें से 200 यूनिट बेच दिए। ठीक है, फिर आपका 300 यूनिट आ गए, तो फिर वो 300 यूनिट आगे आ गए। अब अगर नेक्स्ट टाइम अगर 25 जनवरी के बाद बेचना होगा तो ये जो 300 यूनिट है एट द रेट 9 पर यूनिट, इसमें से निकाला जाएगा। अब वो क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। 31 जनवरी को इन्वेंट्री क्या होगी, 900 इंटू 8, ठीक है, 8 9 72, 700, ठीक है, 700 और 2700। अब इसको ऐड कर लो, ठीक है जी। सो 7000 इंटू 2000 9000 और 9900 10600, तो ये 10600 आंसर आ गया आपका। ठीक है, 10600 आंसर आ गया। क्लियर है जी। तो 200 यूनिट 1400 रुपए, 100 यूनिट, ठीक है, फिर आपकी 1100 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से 8800, 200 यूनिट आए, ठीक है, 300 यूनिट ये आया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो क्योंकि पहली ही लेयर है तो 200 यूनिट, तो यहाँ पे 100 यूनिट के हिसाब से सात मतलब ये आपको कैलकुलेशन यहाँ करने की जरूरत नहीं है, आखिरी में कैलकुलेशन करो। ये वैसे इन्होंने करी हुई है कैलकुलेशन, बट बाद में आप कैलकुलेशन करो। ठीक है, ये देखो, तो आपने ये आंसर कितना आ गया 10600, सिंपल है जी। अच्छा, हम बाकी देख लेते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड समझ आ गया। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये क्लियर हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हमें यही क्वेश्चन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से दिया होता फिर क्या करते हम, यहां पर जब मैं ये 100 यूनिट है, अब यहां पर ये 1100 यूनिट आई, 9 जनवरी को जब मैं 200 यूनिट बेचता, वो 8 रुपए यूनिट वाली नहीं बेचता, मैं 100 यूनिट 7 रुपए वाली, क्योंकि वो पहले है, ठीक है, वो, और 100 यूनिट 8 रुपए यूनिट वाली निकलती। ठीक है, मान लो एक फर्म है, वो फर्म पहले 100 यूनिट 7 रुपए यूनिट वाली और फिर 100 यूनिट 8 रुपए यूनिट वाली, ना कि 200 यूनिट 8 रुपए यूनिट वाली। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली यहां पर भी, ठीक है, यहां पर अब जो है क्योंकि 1000 यूनिट बचती, फिर वो आपका जो लास्ट इन और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले है वो पहले निकलेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है आपका वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में क्या होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ यूनिट। सपोज आपका 100 यूनिट है 10 रुपए में, 100 यूनिट है 12 रुपए में, अब टोटल कितना हो गया 200 यूनिट हो गया, तो 2200 रुपए में। तो एवरेज कॉस्ट क्या आ गई, 2200 डिवाइडेड बाय 200 यूनिट, 11 रुपए यूनिट। तो जब आप 100 यूनिट इशू करोगे तो वो 11 रुपए के हिसाब से करोगे। ठीक है, 11 रुपए के हिसाब से करो तो 1100 रुपए का हो गया। ठीक है, तो वेटेड एवरेज हो गया। मान लीजिए आपके पास 200 यूनिट 7 रुपए में है और 500 यूनिट 8 रुपए में है और 300 यूनिट मैं रैंडम ले रहा हूं, ठीक है, एट द रेट 9 रुपीज। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें टोटल आप वैल्यू निकालोगे 1400, ठीक है, 8 5 40, 4000, 2700। ठीक है, ये टोटल वैल्यू कर लोगे, ये 4000 और 2000 6 और 7
7,000 और 8100, ठीक है, और 500 और 300 800 1000, ठीक है, तो ये हो गया 8.1 रुपीज। तो आप जो यूनिट बेचोगे अब ये फर्म में से निकालोगे वो 8.1 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से होगा, क्योंकि वो वेटेड एवरेज ले रहा है। क्लियर है? ओके। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ईच आइटम ऑफ स्टॉक इज इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड एंड वैल्यूड व्हेन द आइटम्स आर यूनिक एंड द हाई वैल्यू। जैसे कि कार हो गई, ज्वेलरी हो गई, आर्ट वर्क हो गई, वो कह रहा है उसमें एवरेज नहीं चलता, ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट चलता है, वो स्पेसिफिक आइटम के हिसाब से चलता है। क्लियर है? चलिए, तो लिफो इज लेटेस्ट कॉस्ट, ठीक है, ये आपका चार्ट दिया है, ये हमने बहुत बेसिक से इसको समझ लिया है। तो ये था आज का सेशन, थोड़ा सा सेशन बड़ा रहा, बट आइडिया यही था कि भाई ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे, जो अकाउंटिंग के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, टफ हैं, तो इसके हम क्वेश्चंस के साथ जितना अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर सकें वो डिस्कस कर लें। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि आपका वो एटलीस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट कवर हो जाए। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट मी, इतना वैल्यूफुल कंटेंट आपको यूट्यूब के चैनल पर फ्री में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। दिस इज माय प्रॉमिस एंड लाइक ओपन चैलेंज टू एवरीवन। प्लीज डू लेट मी नो कि कहां पर आपको ये सारी चीजें जो है फ्री में मिल रही हैं। सो इट टुक लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम द टीम, फ्रॉम मी, इस इतने से क्वेश्चंस को, इतने मटेरियल को स्पेसिफिकली क्यूरेटेड तरीके से आपके सामने लाना, इट टुक लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो आई होप कि आप इन सेशंस को जो भी रेलेवेंट स्टूडेंट्स हैं उन तक जरूर शेयर करेंगे। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।